मैम, वो मैंने आपको बताया था, आपकी फी ड्यू थी, कब तक आप पे करेंगी? जरा मैं आपका देख लूं कि कितना हुआ है फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फी कब तक कर देंगी मैम? बोल देंगे। हाँ मैम, प्लीज डेट्स का ध्यान रखिएगा। चलो, अ, हाँ, दो चीजें। हमारा पहला वाला पार्ट फाइनल अकाउंट्स का हो गया था, सेकंड पार्ट चल रहा था, और उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पढ़ रही थी। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में हमने क्या पढ़ा था, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा दिया हुआ है एज एन एडजस्टमेंट, तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा। पहले तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे दिखाएंगी, फिर आप इसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसमें वैल्यू किया जाएगा। कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर वैल्यू किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को। और क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना कहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा कि अगर सीओजीएस क्वेश्चन में दिया है, सीओजीएस म्हणजे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगी? तब आप अगर सीओजीएस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तब फिर आप ना ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगी, ना आप परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगी बैलेंस वहां ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो रही है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों चीजें क्या होंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? सीओजीएस रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, केवल यही रिकॉर्डेड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में हमेशा दिखाओगी, हमेशा। क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिबेट कर रहा है ना बैलेंस शीट, तो हर एक आइटम वहां दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इसी तरीके से एडजस्टेड परचेज एक चीज पड़ी थी। एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मेट पड़ा था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद पार्ट नहीं होंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस को नहीं दिखाओगी और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाओगी, केवल एडजस्टेड परचेज दिखाओगी। ठीक है, लेकिन सेम गोज द केस कि क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में जरूर दिखाया जाएगा। ठीक है, एक और ट्रीटमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रखा है आपने, ठीक है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, केवल बैलेंस शीट के एसेट में दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसका रीजन बता सकती है? अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए होंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, आपने तो एक को नहीं किए थे, मैंने जितने क्वेश्चंस किए थे और आपने उनको देखा था। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता था? ट्रायल बैलेंस के नीचे यहां पे लिखा रहता था। तो इससे ये सिग्निफाई होता है कि ये एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो एक एडजस्टमेंट है।
लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां नीचे नहीं बल्कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तो फिर वो क्या है, ट्रायल बैलेंस का पार्ट है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? अगर ट्रायल बैलेंस को के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीजन क्या हो सकता है? बताओ, लॉजिक लगाओ, गलत सही जो मन है बताओ। 99% मुझे भी पता है गलत ही बताओगे इसका, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल है ये। आंसर टाइप करके लिखे भेजिए मैम अपना। 4 बजे वाला जो जा रहा है ना कि क्यों ऐसा होगा कि ट्रायल बैलेंस अगर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? क्या कारण हो सकता है इसका? पता नहीं, लो, हमको लगा इतना लंबा, अगर पता नहीं लिखना था तो मैम जल्दी लिख के भेज देती। हमको तो लगा कुछ तो एफर्ट मारोगी। चलो अब सुनो फिर। अगर क्लोजिंग स्टॉक को यहां ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनता है? लेजर, और लेजर से पहले क्या बनता है? जर्नल। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने ट्रायल बैलेंस में लिख रखा है, इसका मतलब उसका लेजर भी बन रखा होगा। सही बात है ना? और अगर उसका लेजर बन रखा है तो उसकी जर्नल एंट्री भी आपने पास कर रखी होगी। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख रखा है, यानी आपने उसका जर्नल भी बनाया होगा, लेजर भी बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस भी में भी उसको दिखाया होगा। तो उसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हो चुका है, तो इसीलिए उसको यहां ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ऐसी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में अब तब रिकॉर्ड करती है जब वो एज एन एडजस्टमेंट आता है। एडजस्टमेंट यानी अभी तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तब उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रखा है तो इसका ये मतलब है कि उसका तो पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट सब बन चुका है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, तो फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? ओके। और इसके अलावा एक एडजस्टमेंट हमने और सीखी थी, और वो कौन सी थी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इसको कैसे डील करते हैं, इस एडजस्टमेंट को? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? वो एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं पर हमने अभी पे नहीं किए हैं। वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं अभी हमने पे नहीं किए हैं। जैसे 12 महीने का किराया मुझे पे करना चाहिए, 10 महीने का पे कर दिया है, 2 महीने का भी नहीं पे किया है, तो 2 महीने का वो किराया क्या होगा? वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। अब ये एज एन एडजस्टमेंट अगर आपको गिवन है तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? मैंने आपको एक खास बात बताई थी, कोई भी एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो पहला इफेक्ट आपने इसका बिल्कुल सही बताया कि बैलेंस शीट में आप एज एन लाइबिलिटी इसको दिखाएंगी। एक और जरा सा क्लैरिटी दीजिए कि कौन सी लाइबिलिटी होगी, ये करंट लाइबिलिटी की नॉन करंट लाइबिलिटी? करंट, ठीक है। ये लेकिन इसका फर्स्ट इफेक्ट हुआ मैम, ये तो आपको याद है। सेकंड इफेक्ट इसका क्या था?
एड इन आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकती है, या फिर ये भी सही है मेरे ख्याल से, आपको याद है, बट आप वो ठीक से इसमें बता नहीं पा सकते। जैसे कि था जिस भी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो रहा है उस एक्सपेंस में ऐड करोगी आप। ठीक है, उस एक्सपेंस में ऐड करोगी। अब चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ठीक है, वहां पे जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2 महीने की, ठीक है, तो सैलरी कहां लिखी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी और सैलरी जैसे लिखी हुई है 10 महीने की लिखी है 10,000, तो 2 महीने की है 2,000। तो ये जो 2 महीने की सैलरी है आउटस्टैंडिंग, इसको आप ऐड कर देंगे वहां पे। ठीक है, ये हो जाएगी 12,000। और ये 2 महीने की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी भी दिखाएंगी। लेकिन ये चीज और एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकती है, और ट्रेडिंग वाले एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकती है, जैसे कि वेजेस। वेजेस 10 महीने का है 10,000, और 2 महीने का अभी आपने पे नहीं किया है 2,000, तो वो 2,000 क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, उसको आप ऐड कर देंगे इसमें। क्योंकि आपको तो पूरा 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए इस वजह से। और ये 2 महीने का जो 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? हेलो, हाँ, चलो फिर ये समझ में आ गया तो बढ़िया है। अब इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो हमारा लास्ट क्लास तक का कंटेंट था जो हमने पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीख लिया, तो अब सीखते हैं अगला, प्रीपेड एक्सपेंसेस सीखते हैं। मैम ये दो दो कहाँ आ रही हैं? दो दो अकाउंट से ज्वाइन कर रखा आपने? थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है?
आपको 12 महीने का एक्सपेंस पे करना चाहिए था, आपने 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, 14 महीने के एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो 2 महीने के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो पे किए वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको कहते हैं पेड इन एडवांस, आपने एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक है, आपने एडवांस पेमेंट कर दी है तो वो क्या है, प्रीपेड होता है। और क्योंकि आप देर से पेमेंट करती थी यानी आउटस्टैंडिंग, वो एक लाइबिलिटी होती थी, करंट लाइबिलिटी होती थी। वैसे ही अगर एडवांस में पेमेंट कर दिए तो वो क्या होगा, वो आपका एसेट हो जाएगा। कौन सा एसेट, करंट एसेट। तो प्रीपेड क्या होगा, आपका करंट एसेट होगा। ठीक है, चलो तो पहला तो आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया, प्रीपेड का क्या करना है, इसको करंट एसेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, जिस भी एक्सपेंस के ऊपर प्रीपेड हो रहा है, जैसे सैलरी के ऊपर है, तो आपने टोटल सैलरी पे की है, मान लो 14,000 रुपए, आपने टोटल सैलरीज पे की है 14,000 रुपए। अब इसमें से 2,000 रुपए की जो सैलरी है ना वो प्रीपेड है, 2 महीने की सैलरी आपने एक्स्ट्रा पे कर दी है, और वो कितनी है, 2,000 रुपए है। तो वो क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो प्रीपेड जितनी सैलरी है उसको क्या कर दो, यहां से माइनस कर दो, 2,000, कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा कि बैलेंस शीट में आप इसको करंट एसेट्स के रूप में दिखाओगे, एसेट साइड पे प्रीपेड सैलरी 2,000। साथ ही साथ कोई और भी होता एक्सपेंस, जैसे कि वेजेस, तो वेजेस कहां दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजेस अगर आपने पे किया है मान लो 14,000, जिसमें से 2 महीने का 2,000 रुपए का वेजेस क्या है, प्रीपेड है, तो 2,000 रुपए का प्रीपेड वेजेस है ना आपका। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे आप टोटल जितना वेजेस पे किया है वो लिखती हो, टोटल वेजेस जितना पे किया है वो लिख रही हो, और उसमें से माइनस कर रही हो जितना प्रीपेड किया है। कितना किया है, 2,000। 12,000। ठीक है, और यहां बैलेंस शीट में क्या करोगी, यहां दिखा दोगे प्रीपेड वेजेस 2,000 की। दो इफेक्ट होगा इसके। ठीक है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, प्रीपेड। हाँ, अब ये 4 भाई बहन थे मैम, अनअर्न्ड और अक्रूड, ये दोनों पे भी तो बच्चे हैं अभी, उसको करते हैं। फोर्थ इज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या है, इनकम इज ड्यू बट इज नॉट रिसीव्ड। आपकी इनकम ड्यू हो गई है पर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, यानी आपको सैलरी मिल जानी चाहिए थी पर अभी मिली नहीं है, तो वो क्या है, आपकी एक अक्रूड इनकम है। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो जो भी इनकम अक्रू हो रही है, जैसे कि मान लो कौन सी, मान लो इंटरेस्ट की इनकम अक्रू हो रही है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, इंटरेस्ट लिखा है मान लो कितने रुपए, मान लो लिखा है 20,000 रुपए,
और 5,000 की इनकम अक्रूड इनकम है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अक्रूड कितना है? 5,000 रुपए। तो 5,000 क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो, अक्रूड इंटरेस्ट। ये कहां मिलेगा आपको 5,000 का अक्रूड इंटरेस्ट? ये एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा। तो इसका पहला इफेक्ट आप क्या दोगी, इसको आप ऐड कर दोगे यहां अपनी इनकम में, क्योंकि ये 20,000 रुपए की जो इनकम आपको अभी मिल गई है कैश में, ये इंटरेस्ट कौन सा है 20,000 का? ये वो इंटरेस्ट है जो कैश में आपको अभी रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो इसको तो अपनी इनकम मानना ही मानना है। साथ ही साथ ये जो 5,000 का इंटरेस्ट है जो अभी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन ड्यू हो चुका है, ड्यू का क्या मतलब होता है कि ये मिल जाना चाहिए था, तारीख आ गई है इंटरेस्ट मिलने की लेकिन अभी तक कैश नहीं मिला है। ठीक है, तो तारीख आ गई है ना, कैश तो मिल ही जाएगा देर सवेर, तो इसको भी अपनी इनकम मानना होता है, इसीलिए इसको यहां ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट आपने इसको ऐड कर दिया। तो ये तो था पहला इफेक्ट इसका। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट का ये तो था पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि बैलेंस शीट में इसको आप दिखाओगे कहां? एसेट्स में, अक्रूड इंटरेस्ट। कितने रुपए? 5,000 रुपए। अब मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा, पर ये होगा क्या, करंट एसेट कि नॉन करंट एसेट? बताओ, अक्रूड इंटरेस्ट होगा क्या, करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स? जी, करंट एसेट। और इतना ही था इसमें, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में इनकम रिसीव हो जाए, इनकम रिसीव्ड अब अक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम थी जो कि ड्यू हो चुकी थी पर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई थी। ठीक है, अक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम थी जो कि ड्यू हो चुकी थी पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई थी। पर अनअर्न्ड इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, अभी आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया पर एडवांस में इनकम रिसीव हो गई। अब वो क्या होता था, वो एक एसेट होती थी, लेकिन ये क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, एक लायबिलिटी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वैसे ही लेते हैं इंटरेस्ट, और अब मान लेते हैं कि इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव हुआ है, कितने का? 6,000 रुपए का। तो ये 6,000 का इंटरेस्ट जो एडवांस में रिसीव हुआ है इसको आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। ठीक है, और इसका सेकंड इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट में आप इसको एज अ लायबिलिटी दिखाओगे, अनअर्न्ड इंटरेस्ट 6,000। अब ये 36,000 क्या था? ये आपका टोटल इंटरेस्ट जितना आपको कैश में रिसीव हुआ है, 36,000 का टोटल इंटरेस्ट जो आपको कैश में रिसीव हुआ है, उसमें से आपने देखा कि 6,000 का जो इंटरेस्ट है वो एडवांस में रिसीव हो गया है। ठीक है, उसके लिए अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो आपको पहले ही एडवांस में रिसीव हो गया। तो ऐसे इंटरेस्ट को आप यहां से डिडक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अभी का इंटरेस्ट नहीं है, वो जब हम
एक्चुअल में उसके लिए मेहनत करेंगे ना तब हमें वो रिसीव होना चाहिए, आज की डेट पे उसको रिसीव करना गलत होगा, इसलिए उसको वहां से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। और सेकंड इफेक्ट इसका ये है कि आप इसको अनअर्न्ड इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में दिखाओगी एज अ लाइबिलिटी। अब फिर से वही सवाल कि ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट क्या होगा, ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, करंट की नॉन करंट? बताओ। बिल्कुल सही है, करंट है। चलो एक और एडजस्टमेंट हमने देख ली। एक एडजस्टमेंट और देखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैम। सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो होगा वो मेरा डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो कम हो रही है। पर मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके के होते हैं ना, टैंजिबल और इनटैंजिबल। डेप्रिसिएशन मैम केवल टैंजिबल एसेट्स पे लगता है, क्योंकि इनटैंजिबल एसेट्स की के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगता है। क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट्स इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है। चलो सरस है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? जिस भी एसेट, जिस भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक लॉस है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक लॉस है और इसी वजह से सारे के सारे लॉसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए नहीं जाते, तो इसको यहां डेबिट पे दिखा देंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है। जितना भी होगा, मान लो आया है डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का यहां डेप्रिसिएशन दिखा दो। और फिर सेकंड इफेक्ट क्या होगा इसका? सेकंड इफेक्ट ये होगा कि जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, मान लो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो और फर्नीचर की कीमत थी 1 लाख रुपए, अब 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 10,000 इसमें से माइनस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन 10,000। कितना हो गया? कितनी बची फर्नीचर की वैल्यू? 90,000। क्लियर है इसके दोनों इफेक्ट डेप्रिसिएशन के? चलो बढ़िया। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूं, रुको। चलो
मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया, आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर सकती हैं अपने आप से। मैं बस ये खुल जाए सामने व्हाट्सएप, तब तक खुल फिर स्टार्ट करता हूँ मैं भी। ठीक है, आप चाहे तो स्टार्ट कर सकती हैं। ट्रीटमेंट तो कॉन्सेप्ट तो आपके सारे को पता ही है सब क्या होते हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट्स उसमें कवर्ड है। तब तक हम लोग फॉर्मेट खींच लेते हैं अपने। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020।
ये जो है ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अभी करते हैं। अब देखो कोई भी इसका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो एक तरीका होता है कि पहले एडजस्टमेंट्स देख लो किन किन चीजों पे है। तो पहले एडजस्टमेंट देखो किस पे, क्लोजिंग स्टॉक पे है, चलो कोई नहीं। सेकंड इस पे इंश्योरेंस के ऊपर है, तो इंश्योरेंस पे जाओ। इंश्योरेंस कहां पे है देखो, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कहां पे है ट्रायल बैलेंस में, इंश्योरेंस है हाँ ये रहा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1300 रुपए, ठीक है। इसके ऊपर एक पेंसिल से मार्क लगा लो, डॉट लगा लो छोटा सा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज किसके किसके ऊपर है, सैलरीज और टैक्सेस के ऊपर है, ठीक है। टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पे एक और मार्क लगा लो, ठीक है। एक डॉट तो था ही पहले से प्रीपेड वाले का, और एक इसका भी मार्क लगा लो, ठीक है। और सैलरीज के ऊपर भी एक डॉट लगा लो, सैलरीज के बगल में, ठीक है। बगल में ऊपर नीचे कहीं भी जिससे सिग्निफाई हो जाए कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर कमीशन, कमीशन कितने हैं, 5,000 रुपए इज येट टू बी रिसीव। तो कमीशन तो यहां कहीं नहीं दे रखा है, अच्छा ये है कमीशन दे रखा है, कमीशन के ऊपर एक मार्क लगा लो, कमीशन के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। और बिल्डिंग डिप्रिशिएट करिए, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग के ऊपर मार्क लगा लो बस। तो इस तरीके से मार्क लगा के आप क्या कर लोगी, सिग्निफाई कर लोगी। जब ट्रायल बैलेंस पढ़ोगी ना तो आपको सीधे दिख जाएगा, उस डॉट से उस मार्क से दिख जाएगा कि इस चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मुझे एडजस्टमेंट्स को भी रेफर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब सीधे सीधे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। कैपिटल दे रखी है 3,84,000 रुपए की, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में नीचे। कैपिटल 3,84,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग 7,600, वो इसमें से माइनस होती हैं। परचेजेस 89,000 दे रखे हैं, ठीक है। परचेजेस को लिखते हैं, परचेजेस को कहां लिखा जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट पे। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है सेल्स 1.5 लाख का, फिर सेल्स रिटर्न 2,800 का, $147,200। और उसके बाद है परचेज रिटर्न कितने का, 4,500 का। 4,500 का, 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 4,500 का,
लेस परचेज रिटर्न $4,500, 84,500। उसके बाद दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपए का। फिर वेजेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होगा 8,000 रुपए का। फिर उसके बाद बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन था कितने का, 2% का। तो बिल्डिंग कितने की है, 2,20,000 की। तो बिल्डिंग को लिखते हैं, बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट। तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, बिल्डिंग को यहां लिखते हैं, ठीक है। बिल्डिंग कितना, 2,20,000 का, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 2%। तो 2,20,000 का 2% होगा 4,000। 4,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट का इफेक्ट यही है। पहला तो ये इफेक्ट यही है कि यहां से माइनस करना है डिप्रिसिएशन, ठीक है। वैल्यू कितनी बची, 2,16,000। और सेकेंड इफेक्ट इस एडजस्टमेंट का ये होता है कि इस डिप्रिसिएशन को आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,000। नेक्स्ट 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं कितने रुपए के, 1,00,000 रुपए के। तो इस इन्वेस्टमेंट को दिखाना पड़ेगा कहां पे, बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट। और क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से पहले उसका रेट दे रखा है 12%, तो इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, और ये परचेज किया आपने 1 जुलाई 2019 को, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा ये भी आपको निकाल लेना चाहिए। तो यहां पे निकालते हैं, 12,000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं, 1,00,000 इंटू 12%। अच्छा, लेकिन 1 जुलाई को आपने खरीदा है ना, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने, ठीक है। 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 12% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस इन्वेस्टमेंट पे, उससे पहले रेट रखा हुआ है 12%। और इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1 जुलाई से को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च केवल 9 महीने बनते हैं। 9 महीने हमने केवल उस इन्वेस्टमेंट को एंजॉय किया। तो ये कितना आएगा, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 9,000 रुपए। यानी इस इन्वेस्टमेंट पे हमारा इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 9,000 रुपए का होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए। अगला और देखो दे भी रखा है उसने 9,000 रुपए, हमने निकाला था और उसने खुद भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 9,000 रुपए। आगे दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3,000 रुपए। एक्रूड इंटरेस्ट भी दे रखा है 3,000 रुपए का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एडजस्टमेंट के रूप में नहीं दे रखा है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। तो यानी इसकी अकाउंटिंग वगैरह हो चुकी है, ये एज एन एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके दो इफेक्ट की जरूरत नहीं है, इसका केवल एक ही इफेक्ट जाएगा। तो इसको यहाँ एसेट्स में दिखा दो, एक्रूड इंटरेस्ट कितने का, 3,000 का।
फिर उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको दिखाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट पे। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस, कितने, 2000 रुपए के। ये क्या होंगे, ये पीएल में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट 2400 रुपए का, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद क्या है, कमीशन। और कमीशन देखो आप तो क्रेडिट पे लिखा हुआ है, कमीशन की जो अमाउंट है वो अगर आप लाइन खींच के देखो तो कितना, क्रेडिट साइड पे लिखा है 3500। तो यानी क्या है, ये कमीशन अगर क्रेडिट पे लिखा है तो ये कमीशन रिसीव्ड होगा कि पेड होगा, मुझे बताओ मैम। कमीशन की अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में लिखी है 3500 रुपए, कमीशन की जो अमाउंट है 3500 रुपए क्रेडिट बैलेंस में लिखी हुई है, तो ये कमीशन पेड होगा कि रिसीव्ड होगा, बताओ। कमीशन का अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ है 3500 रुपए मैम, वो कमीशन रिसीव्ड होगा कि पेड होगा, रिसीव्ड। और 3500 रुपए अगर कमीशन रिसीव्ड है, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, कमीशन ऑफ 5000 रुपए इज येट टू बी रिसीव्ड, कमीशन ऑफ 5000 रुपए इज येट टू बी रिसीव्ड। ये क्या है, ये एक्रूड कमीशन है कि अनअर्न्ड कमीशन है, ये एक्रूड है कि अनअर्न्ड है। एक्रूड है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो पहले यहां कमीशन दिखाएंगे, अनअर्न्ड कमीशन, नहीं अनअर्न्ड कह रहे हैं, अक्रूड। फिर दे रखा है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1300 रुपए, जिसके ऊपर दो लाइबिलिटीज, दो एडजस्टमेंट्स है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पे दे रखा है 1300 रुपए का। तो ये कहां दिखाया जाएगा, ये ट्रेडिंग पीएल में। और क्या रखा है, इंश्योरेंस प्रीपेड था 400 रुपए का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या एडजस्टमेंट करने का तरीका है कि इसको माइनस करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस
400 और इसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट भी दिखाएंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 400, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आउटस्टैंडिंग भी लगा हुआ है, कितने का? 1300 रुपए का टैक्सेस। तो